स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर जहां पर हम बात कर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 7 की। मैं हर वीडियो में आपको एक एक चैप्टर के तकरीबन 10-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं क्वेश्चंस की जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस, हमारा जो एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैप्टर नंबर 7 में डायरेक्टली आए हो तो पहले आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है वो है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द एफएनडो, एफएनडो का तो होता ही है, acts as a legal counterparty to all trades on this segment and guarantees settlement, बिल्कुल। क्लियरिंग सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डैश क्लियर एंड सेटल ट्रेड एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली either on their own account or account of their clients, whereas dash clears and settles their own trade as well as trades of other trading members and custodial participants। तो याद रखिए, जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होता है वो सिर्फ अपनी ट्रेड क्लियर करता है, और जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर यानी टीसीएम होता है वो क्या करता है, वो अपनी ट्रेड्स और दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स की ट्रेड्स को भी क्लियर करता है। इसलिए यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर ए और यहां पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी respectively. Question number 3. In mark to market process, the P&L are computed as the difference between option number A, trade price and day settlement price of the contract, but not squared off, the previous day's settlement price and current day's settlement price. Option number C, the buy price and the selling price of the contract executed, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको समझा देता हूं एक एक करके। और मार्क टू मार्केट में होता क्या है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रेड प्राइस और डे सेटलमेंट प्राइस। सपोज आज आपने 500 रुपए में कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और डे एंड हुआ 520 रुपए में, और आपने स्क्वायर अप नहीं किया है, तो एमटीएम इस केस में भी 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, प्रीवियस डे का सेटलमेंट प्राइस और करंट डे का सेटलमेंट प्राइस। अब देखिए, ये तो डे 1 था, आपने एक स्टॉक को बाय किया फ्यूचर्स में 500 में, अब वो क्लोज कितने पे हुआ, 520 में, तो आपका उस दिन का एमटीएम आपको कितना दिखाएगा, 20। अब आप देखिए मार्क टू मार्केट, अब जब अगला दिन स्टार्ट होगा, हो ही सकता है आपने कोई ट्रेड नहीं की और अगले दिन ये ट्रेड बंद हुई, 535 पे क्लोजिंग का रेट आया, तो अब मार्क है यहाँ पे, मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे, तो आज का जो मार्क टू मार्केट होगा वो आएगा 15 रुपए। वो कितना आएगा, 15 रुपए। लेकिन आपने क्या यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर अप की है, नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपको ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है कि सपोज आज आपने मॉर्निंग पे बाय किया था 500 में और दिन खत्म होने के पहले ही, दिन खत्म हुआ 520 में, बट आपने क्या किया, 512 में इसे सेल ऑफ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उस दिन आपका एमटीएम आपको 12 रुपए दिखाएगा। तो देखिए मैंने आपको तीनों वैरायटीज बता दी है और एक्चुअली ये तीनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड बाय डेली प्रीमियम सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट, ये दोनों ही तरीके हैं। देखिए अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो टिल द फाइनल सेटलमेंट नहीं आता तब तक डेली प्रीमियम पे सेटल होगा, और जब फाइनली आ जाएगा तब ये फाइनल सेटलमेंट होगा। तो देखिए दो सेटलमेंट होते हैं,
एक होता है डेली सेटलमेंट और एक होता है फाइनल सेटलमेंट। पहला डेली सेटलमेंट की बात कर रहा है, दूसरा फाइनल सेटलमेंट की। इसका आंसर होगा सी, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द फॉर अनएक्सपायर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट which are not traded during the last half an hour of a day, the theoretical daily price is computed as F is equal to S into E to the power R into T। इसे कहते हैं theoretical futures price, और इस भाव में उसको सेटल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रू। देखिए होता क्या है, जब हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस, सेटल करने के लिए हमको तो क्लोजिंग प्राइस की जरूरत है। तो क्लोजिंग प्राइस आती कहां से है? वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 30 मिनट्स। अब अगर वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 30 मिनट्स हमारे पास में नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं हुई, दिन भर में भी कोई ट्रेड नहीं हुई, दिन भर में भी कोई ट्रेड नहीं हुई, तो अब मैं किस भाव में इसे सेटल करूंगा? तो उसके लिए मुझे फ्यूचर्स प्राइस निकालनी पड़ेगी क्लोजिंग की। वो कैसे निकलेगी? स्पॉट प्राइस में लूंगा, एक्सपोनेंशियल एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द टाइम से, तो मेरी एक प्राइस निकल कर आती है। उस प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है। आप तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए। और ये होता है स्पैन स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 6, स्पैन स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क, जिसको हम वार भी कहते हैं, ओवर अ 1 डे टाइम होराइजन। तो यहां पर लिया जाता है 99% रिस्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 99% रिस्क। ये भी स्पैन की तरह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके रख लीजिए। Question number 8, margins are required to be paid upfront on a gross basis at the individual client level for client position and on a net basis for the proprietary position। तो आंसर होगा ट्रू या फॉल्स? तो याद रखिए इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर ट्रू क्यों होगा इसको आप समझ लीजिए। सपोज सपोज एक है प्रोप्राइटरी पोजीशन, यहाँ पे 20 बाय है और 10 सेल है। क्लाइंट ए है जिसका 20 बाय है और 10 सेल है। क्लाइंट बी है जिसका 10 बाय है और 20 सेल है। तो सबसे पहले मैं इसका नेट निकालूंगा। तो जब मैं इसका नेट निकालूंगा तो ये क्या आएगा? 10 प्लस 10, इसका भी आएगा प्लस 10 और इसका आएगा माइनस 10। तो यहां पर तो मैंने नेट बेसिस पे किया है अभी तक। जब इंडिविजुअल क्लाइंट आएगा, तो जब ये इंडिविजुअल क्लाइंट्स को मैं ग्रॉस बेसिस पे लूंगा, तो याद रखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द सेलेंट फीचर्स ऑफ रिस्क कंटेनमेंट मेजर इन F&O segments are clearing corporation charges upfront initial margin, yes. Option number B, the open position of the members are settled on MTM, yes. Clearing corporation monitors CMs for initial margin violation, yes. तो इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही आएगा। आपको बहुत कुछ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेगा। तो जब ये रिस्क कंटेनमेंट वगैरह के टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना, तो उसके हाईलाइट आप करते चलो, ताकि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 10, डेली सेटलमेंट प्राइस फॉर मार्क टू मार्केट सेटलमेंट ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शैल बी based on last 30 minutes volume weighted average price of such contracts, true or false। तो अब आप देखोगे हमने कुछ इसी तरीके का इसके जस्ट पहले किया था, तो उसका आंसर क्या था? ट्रू। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? ट्रू। तो देखिए हमने चैप्टर नंबर 7 के भी 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है।
तो अब आप अपनी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से ही कीजिए, जब भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं हाईलाइट करते हुए चलिए। वर्कबुक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और आप एग्जाम दे दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चंस क्या इतने ही इजी आएंगे या इसी तरीके के आएंगे, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो मेरे थ्रू, उसके बाद जब आप बुक को वापस से पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 7 का वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ लौटूंगा चैप्टर नंबर 8 के साथ, और हमारी ये कहानी चलेगी चैप्टर नंबर 10 तक। तो 3 वीडियो और हैं, तैयार रहिए, बहुत जल्द वो आपके सामने होंगे।